हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पीरियोडिक टेबल को, जहाँ से क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल में किस किस चीज़ को बताने वाली हूँ उसे मैं उसका समरी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री को डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में कि कौन से ईयर में किस काम को किया गया। उसके बाद क्या देखेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को देखेंगे, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी के, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ इसे याद करने का टिप्स भी दूंगी कि किस चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जिस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ओवरव्यू देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में किस किस चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोगों को एटलीस्ट 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। जैसे कि एक पे क्या है, हाइड्रोजन है, 2 पे हीलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद रहना चाहिए, ताकि एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात हो गई। उसके बाद आप लोगों को एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है उसका जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, दोनों का जो ग्रुप है उसे एक पीरियोडिक टेबल का सॉन्ग आता है उसके साथ याद रखना है। क्योंकि अगर आप इसे ग्रुप वाइज याद रखेंगे तो आप लोगों को वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का निकालने में इजी होगा। तो इसीलिए इसे भी याद रखना है। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये सॉन्ग कहीं भी मिल जाएगा, जिससे कि आप एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज आसानी से याद रख पाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम सॉन्ग होता है हर ली ना के रब कस फरियाद। सेकंड का होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद पी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो पी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें बैगन आलू गोभी इन थाली, फिर काशी गए शंकर पार्वती, फिर न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, फिर है ओ स्टाइल से टीपो, फिर है जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हैं हेलोजन। तो उसे डायरेक्टली याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से याद रखना है। और जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है वो क्या है, एक नोबल गैस होता है, आप लोगों को पता ही होगा, इनर्ट गैस होता है, ये स्टेबल होता है। तो इसे डायरेक्टली याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। तो ग्रुप को सॉन्ग के साथ और 1 से 30 तक के डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, जिससे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। उसके बाद अभी पीरियोडिक टेबल है तो इसमें क्या होता है, ये तो एस ब्लॉक है, उसके बाद ये है पी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक के क्या होता है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक की डी ब्लॉक होता है। और इसके बाद जो ये नीचे का है वो क्या है, एफ ब्लॉक होता है। तो ये इतने ब्लॉक हो गए, याद रखना है इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप होते हैं और पीरियड होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल है उसे ग्रुप बोला जाता है। तो ग्रुप कितने होते हैं, ये 18 होते हैं।
ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। और जो पीरियड है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से इस साइड जा रहा है, वो पीरियड हो गया। तो पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। इसके बाद क्या याद रखना है, तो इसके बाद मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता देती हूँ कि किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास किस तरह से निकाले जाते हैं, वो भी बता देती हूँ। उसके बाद फिर चलेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक सपोज हाइड्रोजन है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होता है, उसमें जो ऊपर में रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। और नीचे में जो जेड होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है, सपोज किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ये ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी एलिमेंट में क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल होते हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोला जाता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या होगा, तो जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, इसी के मास को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है, इसलिए एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो जाता है एटॉमिक मास। तो इस तरह से आप लोगों को किसी भी एलिमेंट का ये मालूम हो गया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को देखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को ग्रुप को याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से हैं। इससे आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगा, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं सारे एक सिंगल ग्रुप है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे एलिमेंट का सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन। यानी कि सपोज ये एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस हो गया किसी भी एलिमेंट का, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट का जो ऑर्बिट होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप में, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। फिर सेकेंड ग्रुप है, उसका जितना भी एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये सारे का क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। तो हर ग्रुप का जितना भी एलिमेंट होगा सबका अपना अपना, हर ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा और तो उससे आप लोगों को इजीली उसका वैलेंसी आप लोग निकाल पाएंगे। तो इसे मैं बताती हूँ कि वैलेंसी किस तरह से निकाला जाता है। तो वैलेंसी निकालने के लिए आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि अगर आउटर मोस्ट में, तो इससे पहले मैं एक बात ये बता दूं कि किसी भी एलिमेंट को क्या करना होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना होता है आउटर मोस्ट में। तो देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में सारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं, यानी कि आउटर मोस्ट में उनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो 18th नंबर का, जो 18th ग्रुप का जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब, वो क्या है, इनर्ट है, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 कंप्लीट है, इसलिए वो नोबल गैस है। बाकी सब क्या है, अनस्टेबल है। तो ये सारे को 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना होता है
दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना होता है। तो ये सारे क्या करते हैं, एक दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं और आउटर मोस्ट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो हमें किस तरह से पता चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन किसे दिया, किस और कितना लिया? तो ये इसे डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? एक रूल होता है। तो इस रूल से क्या होता है कि अगर 4 से आउटर मोस्ट में अगर 4 से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं, वो गेन कर लेते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए गेन कर लेते हैं। और आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो ये लूज कर देते हैं, और आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन अगर 4 से इक्वल है तो ये शेयर करते हैं। तो सपोज कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसके साथ साथ सबसे पहले आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए भी एक रूल होता है 2n स्क्वायर, जिससे कि पता चल पाता है कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन डालना है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक रूल होता है 2, 8, 18, 32 इस तरह से, तो वो इसी फार्मूला से निकाला जाता है 2n स्क्वायर, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो कितना हो जाएगा, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, n के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से हर ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो इसी रूल से आता है। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से निकालना है वैलेंसी को। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मैं अलग डिफरेंट कलर से लिखती हूँ। तो हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का होता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका फर्स्ट ही ऑर्बिट में फिल हो पाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आउटर मोस्ट भी यही हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 से कम है, तो 4 से कम करने पे क्या होता है, लूज करता है। तो इसमें इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, जितने लूज या गेन करते हैं जो भी एलिमेंट उतना ही उसका वैलेंसी हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी हो जाता है 1। उसी तरह से अगर दूसरे एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना था, आप लोग को मैंने बताया था अभी जस्ट, 2, 8, 18, 32 इस तरह से होता है। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है इस तरह से, कैपेसिटी होता है हर ऑर्बिट का। तो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है, 2, तो 2 डालेंगे। फिर दूसरे ऑर्बिट का कितना है, 8 है। तो अब हम देखेंगे 11 है, तो अगर 8 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 8 और 2 10 हो गया। अब थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचा वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट में। तो ये हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, यानी 4 से कम है, तो ये भी क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसीलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैलेंसी सोडियम का। और सपोज अगर किसी भी एलिमेंट का अगर यहाँ पे 5 रहता, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 5 आता, तो क्या होता है, 4 से ज़्यादा है, यानी कि ये गेन करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितना इसे गेन करना, 4 से ज़्यादा है तो गेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो इसमें कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाता, 3 हो जाता है इसका वैलेंसी। यानी कि अगर 4 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जितना ही गेन करेगा उतना ही उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे पीरियोडिक टेबल पे, उसके और भी जो भी फैक्ट्स हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में उसे देखेंगे। चलते हैं आगे। तो अब हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का।
क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। गैसेस में नॉन मेटल्स, मेटल्स, ये सारे का ग्रुप बनाया था। तो सबसे पहले किसने पीरियोडिक टेबल के बारे में शुरुआत किया, एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। तो इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने गैसेस, नॉन मेटल और मेटल्स के कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद आए जॉन डोवेर्नियर। इनके बारे में याद रखना है क्या, ये इन्होंने 1829 में ट्रायड्स को दिया था, एलिमेंट्स का ट्रायड दिया था। यानी कि इसमें इन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। यानी कि तीन का प्रॉपर्टी सेम है, उसे ट्रायड बोला इन्होंने, 3 का ग्रुप बनाया। तो और फिर दूसरे 3 एलिमेंट का 1 2 3 इस तरह से तीनों का अगर प्रॉपर्टी मैच किया तो इसका 3 का ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने ट्रायड का फार्मूला दिया। तो इसमें एक एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका प्रॉपर्टी सिमिलर मैच हो रहा था तो इसे एक ग्रुप में रखा। इसी तरह से इन्होंने जॉन डोवेर्नियर ने ट्रायड का रूल दिया। फिर उसके बाद आए जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने 1865 में क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। तो जो डोवेर्नियर थे उन्होंने ट्रायड का रूल दिया, ट्रायड का लॉ दिया, लेकिन जो न्यूलैंड है उन्होंने ऑक्टेव का लॉ दिया। इन्होंने 8 एलिमेंट को एक साथ ग्रुप किया। जैसे कि म्यूजिकल नोट होता है सा रे गा मा प ध नि सा, उस तरह से उन्होंने इस तरह से इसको अरेंज किया। इन्होंने 8 एलिमेंट को अरेंज किया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का क्या होता था, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करेगा, 8वां एलिमेंट से मैच करेगा। इन्होंने इस तरह से रूल को दिया। which stated that every 8th element in a row had similar property to the first element। फर्स्ट का किससे प्रॉपर्टी मैच करेगा, 8वां एलिमेंट से। तो इस तरह से इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को दिया 1865 में। तो सारे को याद रखना है किस तरह से, सिस्टमेटिक वे में। कि सबसे पहले आए एंटोनी लेवोजियर 1789 में, इन्होंने नॉन मेटल गैसेस मेटल्स में ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद आए डोवेर्नियर, उन्होंने ट्रायड्स का लॉ दिया 1829 में। उसके बाद आए न्यूलैंड, इन्होंने ऑक्टेव का लॉ दिया 1865 में। उसके बाद आए डिमित्री मेंडलीव, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया पीरियड्स जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और ग्रुप्स जो कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इस तरह से इन्होंने अरेंज किया, किस बेसिस पे, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इन्होंने डिस्कवर किया और भी अलग एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जिसमें था गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। तो डिमित्री मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। इस चीज़ को याद रखना है। और इन्होंने पीरियड्स और ग्रुप को भी फाइंड किया, बनाया। और इन्होंने 3 एलिमेंट को डिस्कवर किया, गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। उसके बाद आए लास्ट साइंटिस्ट मोस्ले, हेनरी मोस्ले, जिनके पीरियोडिक टेबल को अभी भी यूज किया जाता है। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। क्योंकि जो मेंडलीव है इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया था। लेकिन जो हेनरी मोस्ले हैं उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को। और ये कब किया था, कौन से ईयर में, 1913 में, 1913 में। तो इस तरह से सारे साइंटिस्ट का जो लॉ था उसे और उसके साथ साथ ईयर्स को भी याद रखना है। तो लास्ट साइंटिस्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया है वो कौन है, हेनरी मोस्ले। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी फैक्ट्स को। तो इसमें सबसे पहला ब्लॉक क्या था, मैंने बताया था एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और इसका याद रखने का ट्रिक है ह ली ना के रब कस फरियाद।
H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इस तरह से याद रखना है। उसके बाद है और एक बात और, इसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कली मेटल्स, यानी कि ये बेसिक नेचर में होते हैं। उसके बाद है ग्रुप 2, इसमें आते हैं, इसके एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। तो ये आप ग्रुप के साथ साथ पीरियोडिक सॉन्ग के साथ ही याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें आते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं। तो मैंने ऊपर में बताया था कि अगर आप लोगों को ग्रुप वाइज एलिमेंट याद रहते हैं तो आप लोग उसे आसानी उसके वैलेंसी को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर ग्रुप का जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, हर ग्रुप का सेम होगा सारे एलिमेंट का। तो सपोज यहाँ पे 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 13 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसका होता है 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। तो 3 है यानी कि 4 से कम है, तो ये क्या करेगा? लूज करेगा। तो 13 जो ग्रुप है उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। अब जो 14 ग्रुप का एलिमेंट है उसका कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है, यानी शेयर करेगा, तो इसका भी वैलेंसी 4 हो जाता है। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 14 ग्रुप में, उसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। 13 ग्रुप का वैलेंसी 3 हो जाएगा। 15 ग्रुप का कितना हो जाएगा? तो 15 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? क्योंकि 5 है तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 से ज़्यादा है तो ये गेन करेगा। तो कितना गेन करेगा? 3 गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। फिर 16 नंबर के ग्रुप को सिमिलरली फाइंड करना है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 और इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। उसी तरह से 17 वाले का हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी हो जाएगा 1। और 18 वाले का क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 होने पे क्या होता है? ये अस्टेबल हो जाता है, यानी कि ये लूज और गेन नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करता, इसका वैलेंसी नहीं होता, इसका ये सिर्फ अस्टेबल होता है। इस तरह से आप लोग अगर याद रखेंगे ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को तो वैलेंसी ऑटोमेटिक सारा याद रहेगा। तो आप सारे ग्रुप्स का देख लेते हैं एलिमेंट्स का नेम। तो 13 ग्रुप में क्या क्या है? 13 ग्रुप का है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और यूनिट्रियम। 14 ग्रुप में क्या क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और फ्लेब्रियम। मैंने यहाँ पे नेम इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी एलिमेंट्स का नेम में डाउट होता है, तो अगर डाउट होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर 15th ग्रुप का नेम होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद 16 ग्रुप में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिबरमोरियम। उसके बाद 17 नंबर के ग्रुप में हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसनाइन। उसके बाद 18 नंबर का ग्रुप जो कि नोबल एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैस होते हैं, इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके बाद आता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ये सारे जो बीच में जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे देखेंगे। इसमें है ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसे देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है? उसके पहले
ये तो मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्रुप्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं सारे एलिमेंट्स का। उसके बाद जो पीरियड होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसमें क्या होता है जो वैलेंस ये जो सेल होते हैं यानी कि ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि देख इस तरह से होता है कि ये जो पीरियड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिट होते हैं, सपोज एक एलिमेंट का ऑर्बिट, इसमें क्या हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑर्बिट कितना होता है 1, तो हीलियम का भी 1 होगा। फिर सेकेंड पीरियड में देखेंगे तो लिथियम का अगर ऑर्बिट 2 होगा तो बेरिलियम का भी 2 होगा, बोरोन का भी 2 होगा, कार्बन का भी 2 होगा, नाइट्रोजन का भी 2 होगा। इस तरह से एक पीरियड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं हर एलिमेंट्स का। तो ग्रुप्स में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और पीरियड्स में क्या होते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिट होता है, सेल होता है, एटॉमिक ऑर्बिट होता है वो सेम होता है। यानी कि पीरियड में ऑर्बिट सेम और ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे जो भी पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। तो इसमें मेटलॉइड को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेटलॉइड में क्या क्या है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है कि सपोज ये एलिमेंट है का न्यूक्लियस है, ये सेल का क्या है, एलिमेंट का क्या है, न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, एक ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। तो ये सेंटर हो गया और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया एटॉमिक रेडियस। तो इसे ही देखना है कि किस तरह से ग्रुप में और पीरियड में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखेंगे किस तरह से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट क्या है ग्रुप में, हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या होता है, लिथियम होता है। तो हाइड्रोजन का देख सकते हैं कि क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही ऑर्बिट है। और लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हैं और इसमें ऑर्बिट भी ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें 2 ऑर्बिट है, 1 2। तो इस तरह से जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ते जाते हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट है तो इसका डिस्टेंस और इसमें सेंटर से लेके ये इसका डिस्टेंस सेकेंड ऑर्बिट का, तो ये ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक रेडियस है जो इंक्रीज होता है ग्रुप में। फिर एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होगा, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब पीरियड में हम लोग जाते हैं इस तरह से इधर जाते हैं तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि इसका एक ऑर्बिट है तो इसका भी एक ही ऑर्बिट होगा, लेकिन ऑर्बिट सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ता जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा इसमें। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएंगे। यानी कि वो जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है कम जाएगा, यानी कि उसका रेडियस भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए पीरियड में जाने पे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है
कि सपोज ये एलिमेंट है, इसी का एग्जांपल देती हूँ। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं आउटर मोस्ट में, उसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी का ज़रूरत होता है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये देखेंगे कि ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो ये होता है इंक्रीज। सॉरी, पहले ग्रुप का देखेंगे। तो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज क्यों होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा यानी कि जो न्यूक्लियस है यानी पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगा, साइज अगर बड़ा होगा तो उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर फोर्स कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करता है। अब चलते हैं पीरियड में। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे रेडियस कम होगा यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोज रहेंगे, और दोनों अगर क्लोज रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो साइज भी छोटा है। तो अगर एटॉमिक रेडियस छोटा होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसीलिए लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी। तो अगर ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम तो ये डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें इसका क्या है, साइज है, जो एटॉमिक रेडियस है जो इंक्रीज करता जा रहा है टॉप टू बॉटम। तो एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो दोनों एक दूसरे, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में। तो ये इंक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है अगर पीरियड में जाते हैं तो अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो यानी कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, प्रोटॉन है जो। इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करता है, वो यानी कि वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो ये देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस को अगर समझ लेने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी के बेसिस पे समझना होता है। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद रखना है, उसके हेल्प से आप लोग ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सारे का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग इसे डायरेक्टली यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये याद रखना है।
और उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आयनाइजेशन एनर्जी है, दोनों का सेम ट्रेंड है। ये पीरियड में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो एटॉमिक रेडियस के अपोजिट ट्रेंड है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का। तो और नेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का सेम ट्रेंड है, इस तरह से याद रखना है। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एनर्जी डैश एज बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी की अवधि में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने एनर्जी का जरूरत होता है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड का पूछा जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट, इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि उसी की हेल्प से आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑर्बिट जो है वो सेम होते हैं पीरियड में, मैंने बताया था, ऑर्बिट सेम होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो क्या होता है उसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्बिट एक ही है इसमें और इसमें भी ऑर्बिट एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा वहाँ पे यूज होगा। तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना भी, उसे निकालने में भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसीलिए जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस वहाँ पे डिक्रीज होता है। इसलिए मैंने बताया था कि उसके अपोजिट ट्रेंड चलेगा आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ द जीरो ग्रुप यूजुअली नोन एज, शून्य समूह का तत्व जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट को जाना जाता है इनर्ट और नोबल गैस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने इसलिए बोला था कि 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर को याद रखना है। तो इसे आप याद रखेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे ऑक्टेट रूल से तो जगह 2, 8, 18 और ये कितने हो गए, 28 हो गए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये चला जाएगा 4th ऑर्बिट में, तो ये हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आउटर मोस्ट में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑर्बिट में एस ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच म्यूजिकल नोट नीड न्यूलैंड पुट द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल विथ हेल्ड लीजेंड्स। न्यूलैंड ने किस संगीत नोट में धातुओं कोबाल्ट और निकल को किंवदंतियों को रोक दिया। तो कोबाल्ट और निकल को कौन से नोट में इन्होंने शामिल किया था, तो इसे डू में शामिल किया था। तो हम लोग सारे ही नोट के साथ उसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो डू में क्या क्या है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन। तो इसी तरह से सारे नोट में जितने भी एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है वो सभी आप लोगों को याद रखना है। डू, रे, मी, फा, सो, ला, टी, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप लोगों को याद रखना है। हम लोग न्यूलैंड से ने कौन से लॉ को दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके कारण इनका लॉ का ड्रॉबैक हो गया। तो इसके लिमिटेशन क्या क्या हैं, इनका जो लॉ था वो लाइटर एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था,
उसके बाद इनका जो लॉ था उसमें इन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ इन्होंने रख दिया था। उसके बाद इनका जो लॉ था उसमें जो न्यू एलिमेंट्स का जब डिस्कवरी हुआ तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो उनके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका लॉ का ड्रॉबैक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 of the modern periodic table that constitute the dash। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो डैश यानी कि ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप ब्लॉक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आते हैं डी ब्लॉक में, क्योंकि ग्रुप 1 और 2 ये आते हैं पी ब्लॉक में, और एस ब्लॉक में। ग्रुप 1 और 2 आते हैं एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में कहाँ से आते हैं 13 से लेकर 18 तक। तो रिमेनिंग जो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप हैं वो किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, AU इज द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है। तो AU किसके लिए होता है, गोल्ड के लिए। इसलिए मैंने सारे ग्रुप्स के जो एलिमेंट है उसे मैंने उसके सिंबल के साथ मैंने वहाँ पे बताया है, ग्रुप के साथ और सिंबल के साथ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, टू विच ग्रुप डू द एल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम, बेरियम और एंड स्ट्रोंटियम बिलोंग। रेडियम, बेरियम एंड तथा स्ट्रोंटियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस वर्ग से संबंधित है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किस में था, ग्रुप 2A में था, क्योंकि ग्रुप 1 था उसे बोलते थे एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते थे अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटेलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटेलॉइड है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी, इससे आप लोगों को आइडिया भी मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियोज़ के लिए। और कुछ अगर कमेंट में अगर सजेशंस और डाउट्स लिखना है तो वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।